तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों नीट PYQ 3 मई जो आज के डेट में जो एग्जाम हुआ है उसके ऊपर। अभी कुछ समय पहले मेरे को एक क्वेश्चन मिला था तो हमने एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो सोल्यूशन बनाया था, तो उसको हमने अपलोड किया था और हमने बोला था कि जैसे ही पूरा क्वेश्चन हमको मिलता है एक एक करके सारे का क्या करेंगे, वीडियो सोल्यूशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सबसे पहले ये समझते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एक्स जेड रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया गया है, CH3 CH2 CH2OH है। अब ये है एल्कोहल, ये है एल्कोहल। इस एल्कोहल का रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे। और बताया गया है PCl5 के साथ में रिएक्शन आपको PCl5 के साथ में कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे आ जाएगा Cl, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेसिकली। अब यहाँ पर Cl आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे Cl आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि होता क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा आपको ट्रिक समझाता हूं। ये एल्कोहल है, ये देखिए ये एल्कोहल हो गया। अब PCl5 आएगा तो Cl3 यहीं रहने दीजिए, एक Cl ऐसे एक Cl ऐसे लीजिए। अब यहाँ पे आप करिए, इसको ब्रेक करिए इससे। देखिए यहाँ से तो HCl जाएगा, तो HCl तो ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। फिर यहाँ से RCl, R के जगह पे ये बन गया है। अब POCl3, तो यानी यहाँ पे X के जगह पे क्या बन जाएगा, POCl3। तो X के जगह पे POCl3 हो गया। अब यहाँ पे CH3 CH2 Cl बना, CH3 CH2 Cl के ऊपर एक्वस KOH डाला, सॉरी एल्कोहलिक KOH है। एक्वस KOH होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH आता है तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा, यहाँ से Cl जाएगा, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन है, ये बीटा है। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक एल्कीन बन जाएगा। इस तरीके से एक बेटा यहाँ पे देखिए, इसको और अच्छे से लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा आपका एल्कीन। ठीक, अब एल्कीन बन गया। इस एल्कीन में क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr ऐड करना है। हालांकि एल्कीन तो अनसिमेट्रिकल है, तो जब परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr ऐड करेंगे तो रिएजेंट का नेगेटिव पास डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाता है, जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो, तो यहाँ पे Br लगेगा। तो बेसिकली जो फाइनल बनेगा CH3 CH2 CH2Br बन जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Z, ये आपका हो जाएगा बेसिकली क्या, ये X हो गया, ये Z हो गया, और ये जो एल्कीन बना है ये आपका Y हो गया। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, X और Z पूछा है। तो X क्या है, POCl3, तो POCl3 यहाँ पे है, यहाँ पर तो देखिए फिर यहाँ भी POCl3 है। ये दो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, तो अब बचा दो ऑप्शन। अब देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पे Br लगा है, ये तो मार्कोनी का आपके अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे देखेंगे तो एंटी मार्कोनी का आपके अकॉर्डिंग है, तो ये वाला सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से ये फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, बेसिकली इसको समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट दिया हुआ है, मतलब ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का। अब उसका क्या रोल होता है ये समझाना है, इन कैटलिस्ट का क्या रोल है ये समझाना है। तो इन कैटलिस्ट का रोल समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से इनका यहाँ पे ये रोल होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जैसे ये कैटलिस्ट, जैसे V2O5 है, आयरन है, PdCl2 है, तो इनका काम क्या होता है सबसे ये पहले समझेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे V2O5 है, तो V2O5 क्या होगा, H2SO4 के प्रिपरेशन में यूज होगा। प्रिपरेशन H2SO4 का जब प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है। V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टेक्ट प्रोसेस, ठीक है, SO2 से बनाते हैं H2SO4 को। तो A का मैच कहाँ पे जाएगा, 3 में जाएगा। अब आयरन है जो कैटलिस्ट है, अब आयरन कैटलिस्ट का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तो जब याद होगा आपको, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं, अमोनिया बनाते हैं यहाँ पे, तो अमोनिया बनाते हैं तो यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट लेते हैं और प्रमोटर के तौर पे मोलिब्डेनम लेते हैं। तो यानी बी का मैच कहाँ पे गया, बी का मैच फर्स्ट में चला गया।
अब है PdCl2। PdCl2 मैंने कई बार बता रखा है कि PdCl2 कहाँ यूज करते हैं, PdCl2 का यूज करते हैं कहाँ पे, इथाइलिन के ऑक्सीडेशन में। अगर हमारे पास इथाइन है, सॉरी, अगर इथाइन का मतलब आप समझते होंगे कि इथाइन का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये इथाइन होता है। अब अगर आप इससे इथेनॉल बनाना चाहते हैं तो अब PdCl2 ऐड कर दीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो यानी सी का मैच कहाँ पे चल जाएगा, 4 में चल जाएगा। अब सी का मैच 4 में यहाँ पे जाने का मतलब क्या है कि सी का मैच 4 में हो गया। अब बचा डी। अब डी बिना कुछ किए ही पता चल जा रहा है कि 2 में जाएगा। अब ऐसे भी निकल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनका यूज पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन में करते हैं, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर जरा समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है इसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3, यानी ClF3 के रिस्पेक्ट में हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो ClF3 देखते हैं जरा। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। वैसे भी ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इस तरीके से बना लिया। तो अब 3 बॉन्ड बना लिया, तो 3 बॉन्ड बनाने का मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। अब 2 लोन पेयर, ये 3 2 5 और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर बचा। अब ये लोन पेयर क्या हुआ, यहाँ पे 2 लोन पेयर बचा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बताया, बिल्कुल गलत है। ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री इसका नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि इसका ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होता नहीं है। क्यों नहीं होता समझाता हूं। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर और 5 स्टेरिक नंबर बनेगा, यानी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में TBP ज्योमेट्री बनता है। TBP का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। तो ये तो पिरामिडल बोल दिया, अब गलत है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है इट हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर। अब देखो इसका जो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में, तो 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। अब इसका शेप कैसा होता है, टी शेप होता है। अगर आप लोन पेयर को रिमूव कर देंगे तो इस तरीके से टी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, तो ये टी शेप होता है। हाँ ये ठीक लग रहा है। फिर भी हम लोग अदर बेटर ऑप्शन तलाश करने की कोशिश करते हैं। इट हैज ए प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, बिल्कुल गलत है। इट हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री विथ 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर थोड़ी होता है, 2 लोन पेयर होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी ये आंसर सही हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट EMF ऑफ हाफ शेल बिलो, यहाँ पे ये सारा चीज गिवन है और हमको यहाँ पे EMF कैलकुलेट करना है। तो अगर जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर कैलकुलेट करना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस है, 2 एटीएम यहाँ पे प्रेशर है, HCl है, यहाँ पे एक्वस मीडियम है, 0.02 मोलर यहाँ पे कंसेंट्रेशन गिवन है। अब यहाँ पे H2 है H प्लस में, तो यानी यहाँ पे देखिए 2H प्लस, ये एक्वस में है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये किस में जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन का आपको फॉर्मूला लगाना है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई N लॉग आपका यहाँ पे हो जाएगा P H2 गैस का पार्शियल प्रेशर, नीचे हो जाएगा कंसंट्रेशन H प्लस, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर पावर में ये कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। अब आपको केवल इस पे वैल्यू वगैरह पुट करने हैं। जब वैल्यू वगैरह पुट करके आप जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फाइनली मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली किस तरीके से सॉल्व करना है हमने बता दिया आपको। तो इस नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू वगैरह सब गिवन है। एन का वैल्यू होता है कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे रिएक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.109 वोल्ट के आसपास आएगा। तो यानी ये फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो यूनिट के बारे में बोला गया है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो कई बार मैंने क्लास में भी बता भी रखा है कि यूनिट किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। और मैंने अच्छा ये अपने बोर्ड में भी क्वेश्चन बहुत फेमस है कि यूनिट से क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आता है। तो जब भी जीरो ऑर्डर का अगर यूनिट की बात करते हैं, ध्यान से समझना, जीरो ऑर्डर का जब भी यूनिट की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर में यूनिट जो होता है मोल क्या होता है, जीरो ऑर्डर में जो यूनिट होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। 1 मिनट कलर चेंज करते हैं जरा, अच्छा कोई कलर लेते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। तो ये यूनिट होता है मोल लीटर सेकंड, ये होता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकंड इनवर्स होता है। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर का बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का क्या होता है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होता है,
थर्ड ऑर्डर का जो यूनिट होता है बेसिकली, थर्ड ऑर्डर का क्या बचा, एक मैच करा लेते हैं यार, पता चली जाएगा। तो ए का मैच कहाँ पे जा रहा है, ये देखो ए का मैच जा रहा है 4 में, ए का मैच 4 में जा रहा है, तो ए का मैच 4 4, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई किया करो। तो ए का मैच 4 में जा रहा है, तो एक तो पहले ही कट गया, ठीक है। बी का मैच कहाँ पे गया, बी का मैच 3 में गया, देखो बी का मैच 3 में है, ये दो में एक ये भी कट गया। अब उसके बाद सी का मैच देखते हैं, सी का मैच कहाँ पे जाएगा, सी का मैच 1 में जाएगा, क्योंकि देखो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर में मोल इनवर्स लीटर होता है, तो ये सी का फर्स्ट में जाएगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो डी बचा डी का 2 में चला जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से। तो यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट तुमको कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये तुमको समझा देता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तुमको क्या करना है समझाता हूं। देखो, एक मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है सबसे पहले ये समझो। म्यू बराबर होता है रूट में n इंटू एन प्लस 2, और ये bm मतलब बोहर मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब यहाँ पे ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सबको पता है, 22 होता है। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। तो कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो आर्गन लिखोगे 3d2 4s2, यानी 18 2 20 2 22। अब टाइटेनियम गया +2 में, तो +2 में जाने का मतलब है कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी दे भी दिया है 3d2, तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो डी में तुमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, 1 2, तो यानी n का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब n का वैल्यू 2 मिलने का मतलब फॉर्मूले में पुट कर लो। तो फॉर्मूले में जरा पुट करके देखते हैं क्या रखा जाता है। तो फॉर्मूला यही है तुम्हारा, चलो म्यू बराबर रूट में n इंटू एन प्लस 2, तो म्यू बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 2, यानी 2 2 यहाँ पे 4 दूना के 8, रूट 8 आ जाएगा। अब रूट 8 का वैल्यू कितना होता है, 4.90 के आसपास आएगा भी, हम इतना आएगा हमारे हिसाब से, और क्या आएगा, इससे ज्यादा तो थोड़ी आएगा। तो यानी फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए, 1 मिनट, रूट 8 का पूछा है ना, तो रूट 8 का जो वैल्यू निकल के आएगा 4.90 नहीं आएगा बेटा, 1 मिनट चेक करते हैं। रूट 8 का जो वैल्यू आएगा तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा ये, तो ठीक है, यानी 2.84 के आसपास आएगा, 2.84। तो यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही आसान था, कई बार हमने क्लास में भी लगा रखा है, ये फॉर्मूला कई बार बताया जाता है, ट्रांजिशन मेटल के लिए यूज करते हैं, आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 प्रोडक्ट एक्स वाई फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ में यहाँ पे CH3Cl आ गया है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले ये समझो। तो जब भी CH3, देखो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा, टोल्यूइन बन जाएगा, ये W हो जाएगा। अब इसका तुम नाइट्रेशन करा दो, देखो डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HNO3 लिया है, नाइट्रेशन करा दोगे तो नाइट्रो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेसिकली एक तो देखो तुम्हारा यहाँ पे CH3 है, CH3 ग्रुप है, प्लस H यानी पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो एक तो तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा तुम्हारा मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा, देख लो सॉरी पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बार NO2 ऑर्थो पे लगाओ, एक बार NO2 पैरा पे लगा दो, ठीक है। अब ये दोनों 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक X हो जाएगा दूसरा Y हो जाएगा। अब पूछा है कि इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो इनको सेपरेट करने का तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इनको तुम सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बेसिकली पता होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं, अगर नहीं पता है तो ये भी मैं बता देता हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज कब करते हैं। बेसिकली जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ये कब किया जाता है, जब 2 लिक्विड हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम का डिफरेंस हो, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब
कितने का डिफरेंस होना चाहिए, तो बेसिकली 25 डिग्री के आसपास का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यानी थर्ड हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। बबल इज रेटेड एट 150 वाट कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट इफ एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज इतना दिया है, हाउ मेनी फोटॉन इमिटेड दिया है यहाँ पे पर सेकेंड में बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 150 वाट है ना, तो यानी लाइट 150 वाट है, तो यानी लाइट 150 और इसके बाद तुम्हारा कितना है यहाँ पे 8% है, तो 8 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी 100 पर सेकेंड, 100 हाउ मेनी फोटॉन आर इमिटेड पर सेकेंड, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा तुम्हारा 12 जूल पर सेकेंड के आसपास आएगा। अब ये क्या है, बल्ब जो है उससे मतलब 150 वाट यानी 150 वाट मतलब 150 जूल पर सेकेंड, लेकिन 8% को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे लाइट में तो इतना आ जाएगा 12 जूल पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोटॉन का नंबर कैलकुलेट करेंगे। फोटॉन का नंबर कैलकुलेट करने के बाद यानी E, देखो E बराबर H नहीं होता है, तो यानी हम सीधे सीधे ये लिखते हैं, जैसे इसको लाइट भी लिख सकते हैं, N इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा E फोटॉन, तो N बराबर क्या हो जाएगा लाइट अपान में फोटॉन, तो कितना लाइट यहाँ पे इमिट हो रहा था, यानी 12 फोटॉन का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व कर दोगे तो यानी सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा, ऑप्शन 3 सही है, ये वाला ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए साल्ट फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट H2O4 एडेड, इसको जरा देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया समझो, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया, यहाँ पे एक साल्ट लिया गया, उसमें फ्यू ड्रॉप H2SO4 ऐड करेंगे तो गिव कलरलेस वेपर मिलेगा, लेकिन कलरलेस वेपर जो होगा उसका विनेगर लाइक स्मेल होगा, तो वो विनेगर लाइक जो स्मेल है यानी वेपर है, वो वेपर क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले ये समझो कि ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, एसिड करता है। कौन करता है, एसिड करता है। विनेगर लाइक स्मेल किसका होता है, एसिटेट आयन का होता है, ठीक है, इतना तो पढ़े होगे कि विनेगर लाइक स्मेल एसिटेट आयन का होता है। तो टेस्ट ट्यूब में साल्ट है, इसमें फ्यू ड्रॉप H2SO4 ऐड करेंगे। अब साल्ट किसका होगा, सबसे पहले ये समझो, हो सकता है साल्ट हमारा सोडियम एसिटेट हो। जैसे ही H2SO4 ऐड करेंगे तो देखो साल्ट से क्या होता है, यहाँ पर एसिटेट आयन मिल जाएगा और यहाँ पे Na+। H2SO4 ऐड करने का मतलब एसिटिक एसिड मिल गया, विनेगर लाइक स्मेल मिल रहा है, और एसिड मिलने का मतलब है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, मतलब फाइनल आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, एसिटेट आयन। कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, मतलब इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं था, नॉर्मल इससे भी आइडिया लगा सकते थे कि मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये होने वाला है कि विनेगर लाइक स्मेल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एसिड ही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिएजेंट द रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। हमको उस रिएजेंट को सेलेक्ट करना है जो नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करता है। अब नाइट्राइल मतलब क्या होता है, CN होता है। प्राइमरी एमीन का मतलब क्या होता है भाई साहब, RNH2 होता है। अब यानी यहाँ पे R के जगह पे एक कार्बन होगा, यानी एक कार्बन के अलावा कई कार्बन हो सकते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन जुड़ा होगा वो नाइट्रोजन से मतलब केवल एक कार्बन जुड़ा होगा, तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा। अब ये काम कौन कर सकता है, तो सबसे पहले ये समझो, अगर कभी LaH आ जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ये कन्वर्ट कर सकता है, आराम से कर देगा। अब उसके बाद SN+HCl, SN+HCl थोड़ी करता है, SN+HCl तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, तो ये थोड़ी होगा। हाँ, H2NI भी कर सकता है इस काम को, कि CN है तो इसको 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये A हो गया, C हो गया, सही है। D यहाँ पे जो है NaHG इथेनॉल, ये भी कन्वर्ट कर सकता है। Br2 एक्वस NaOH, Br2 एक्वस NaOH नहीं करता इस काम को, तो ये कट गया। तो यानी ACD कहाँ है, ऑप्शन 2 में है, तो ACD वनली, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखते हैं जरा,
बोला गया है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ये समझो, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। वैसे भी जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2s1 2px1 2py1 यहां पर हो जाएगा, और यहाँ पे 2pz1। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन बेसिकली क्या करता है, 4 बॉन्डिंग भी करता है, और कार्बन कार्बन के बीच में केवल 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक सिग्मा 2 पाई होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो अब ये जो पाई बॉन्ड कार्बन के बीच में बना है, जाहिर सी बात है कि पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा, तो इसको हम लोग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, यानी ये गलत स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और हमसे गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है ECl3, ई के जगह पे बोरान एल्यूमिनियम है, ये मोनोमर होते हैं वेन, और डाइमर भी होते हैं एल्यूमिनियम के, बिल्कुल सही है। अगर बोरान है तो BCl3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम AlCl3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद Al2Cl6 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके पास ब्रिज बॉन्डिंग हो जाता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग होता है? ब्रिज बॉन्डिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर BCl3 के जगह पे अगर B2H6 होता, जैसे हाइड्रोजन होता, तो डाइबोरेन भी क्या करता है, बनाना बॉन्ड शो करता है, इसमें भी ब्रिजिंग होता है, लेकिन क्लोरीन है तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई किसके साथ में हो सकता है? केवल Al2Cl3 के साथ में। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है दूसरा स्टेटमेंट, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल गलत। ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड में -2 दिखाता है, पर ऑक्साइड में क्या करता है, -1 दिखाता है, जो बेसिकली सुपर ऑक्साइड में -1/2 दिखाता है। तो यहाँ पर केवल -2 बोला है, मतलब ये गलत है, और यही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन में पाया जाता है, इससे कम सिलिकॉन में। जर्मेनियम और एसएन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, एप्रोक्स सिमिलर होता है। तो ये डी वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, मतलब फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या है, although +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइट, सही बात है। लैंथेनाइट में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 का होता है, जबकि जो सेरियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। देखो सेरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है ये समझाता हूं। जो सेरियम होता है वो +4 क्यों दिखा सकता है? जैसे क्या होता है कि जब सेरियम +4 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा तो उस केस में उसका f ऑर्बिटल 0 हो जाएगा, यानी f में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक से मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +3 तो दिखाते हैं। ये तो लेंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सेरियम जब +4 में जाएगा तो ये f वाले इलेक्ट्रॉन भी, जो f में इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, वो भी लूज करने के बाद 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चल जाता है, स्टेबल की तरफ। तो इसलिए ये +4 दिखाएगा। तो यानी यहाँ पे ये नियरेस्ट इनर्ट गैस यहाँ पे गलत है। आफ्टर लूजिंग मोर 1 इक्वायर पर, बाप रे, ये तो देखो 14, ये तो बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है, एटॉमिक नंबर भी इसका गलत है सेरियम का, यानी आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इक्वायर 4f0, ये 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ड्यूरिंग लैसेग्ने टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कन्वर्टेड फॉर्म। देखो जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो वो क्या होते हैं लैसेग्ने टेस्ट में, सबसे पहले ये समझो। तो वो कोवैलेंट फॉर्म से क्या होते हैं, कोवैलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यानी क्या बोल सकते हैं कि कोवैलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म, कोवैलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सोडियम के साथ में। देखो पहले तो कोवैलेंट फॉर्म में रहेंगे, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, जैसे ही इनका NaCS जो भी होता है, Na यहाँ पे एक बार मैं बता ही देता। तो पहले तो कोवैलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाद में आयनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां पे जैसे क्या, जैसे मान लो सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaSCN बन जाएगा, ठीक है। तो ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, इसमें कोई शक बात नहीं। तो कोवैलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब एकदम बेसिक है। अब इससे आसान आपको यहाँ ही क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे। अब इससे आसान क्वेश्चन तो बेकार ही है, मतलब आना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मोल कॉन्सेप्ट से पूछा है, कैसे सॉल्व होगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम यूरिया इज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला वेट अपान में मोलर मास। तो वेट कितना है, 5.4 है,
यूरिया का मोलर मास 60 होता है। अब ये उम्मीद मत करना कि यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट करके दिखाइए। N2H4CO होता है, नाइट्रोजन 2 है, यानी 2 इंटू 2, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तो 14 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 यानी 60 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 60 आ गया। तो इसको सॉल्व कर दोगे 0.09 आ गया, मोल्स आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, और क्या। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, ये भी बता देता हूँ, देखो कैसे लगाएंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, कैलकुलेट करने की बात चले, तो नंबर कैसे निकालते हैं सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले ये समझ लो कि कैसे निकालते हैं। देखो, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए, सीधा सीधा एन नॉट बराबर W बाई एम लो इंटू एटोमिसिटी इंटू Na। ये डायरेक्ट भी तुम लगा सकते थे इससे। तो W रखो, यहाँ पे क्या रखोगे 5.4, M के जगह पे 60, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब यूरिया में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं ये पूछा जाता। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के पूछे गए हैं, तो हाइड्रोजन एटम के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। और हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट कैसे करेंगे ये तुमको बता देता हूँ। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। अब कितने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना कन्वर्ट किया, मोल कितना कन्वर्ट किया गया है, तो 0.09 है। तो 0.09 का इतने में मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 0.54198, यानी इसका कितना है 0.54198 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन का केवल पूछा है, तो हाइड्रोजन में कितने एटम है, 4 हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो इतने में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इतने में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। जब इतने में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.168 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। तो ये कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट में गिवन है, और क्या, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, और क्या, ठीक है। और देखो ये ध्यान देना, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 10 की पावर 22 है, यहाँ पे 10 की पावर 23 है। तो हो सकता है कंफ्यूजन से, गलती से कोई ये भी टिक कर सकता था, लेकिन इससे अगर देखेंगे तो पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मेटामर एमंग द फॉलोइंग। अब इनमें से कौन मेटामर है ये तो देखो मेटामर यहाँ पे देखते हैं, तो मेटामर की देखने की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो ये प्रोपेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन 1 ऑल है, 1 2 3, ये प्रोपेन 2 ऑल है, ये तो तुम्हारा पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ये CH3O यहाँ पे देखो इधर दोनों साइड में, यानी इस जो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, बाईवैलेंट में जैसे ये हो गया, तो इन दोनों के साइड में नंबर ऑफ कार्बन चेन जो होने चाहिए वो डिफरेंस होने चाहिए। यहाँ पे इसको भी ले सकते हो, ये इसमें भी इधर नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट होने चाहिए। तो इधर CH3 इधर CH3, देखो दूसरे इसमें सेम है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो इस वाले में देखो बाईवैलेंट में, इधर देखो 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा। मेटामर का मतलब ये है कि बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन चेन जो होते हैं साइड में आजू बाजू, इनके नंबर डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट देख लो, अब इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो जनरली अगर हमको थोड़ा बेसिक अगर ज्ञान भी रहे तो हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो समझते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, जो फास्फोरस के साथ में 3 इथाइल ग्रुप है, आर्सेनिक के साथ में 3 फिनाइल ग्रुप है, और ये बिल्कुल सही बात है कि ये ट्रांजिशन मेटल के साथ में डी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये किसी को नहीं पता था कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, मतलब क्या है कि मतलब ये वाला ऑप्शन मान को अगर किसी को लगता है कि गलत है तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते। अब तुमको ये तो पता होगा कि नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो ये कैसे बना सकता है डी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन केवल पी पाई बॉन्ड बनाता है, डी पाई बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, बनाने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये सही है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी उतना ज्यादा नहीं शो करते, लेकिन फिर भी ये जनरली शो करते हैं कुछ हद तक, इसलिए फास्फोरस के भी बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी सही है। तो अब इनकरेक्ट कौन सा है, ये दूसरा वाला है, और ये पहला वाला भी तो सही है, तो यानी यहाँ पे फाइनल आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और नीट में सिंगल चॉइस ही क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम MCQ नहीं आता। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोला गया देखते हैं। फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
solution against standard solution of oxalic acid, the color change that is observed to an alkaline pH close to the equivalent point during the titration. तो देखो सबसे पहले ये क्या होता है, ये समझ लो कि होता क्या है। तो जब टाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये समझो। एक होता है कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में क्या रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड रहेगा, ठीक है। ब्यूरेट में क्या रहेगा, जो ब्यूरेट होगा, ब्यूरेट में क्या रहेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रहेगा ब्यूरेट में। तो जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में क्या करेंगे, फिनोप्थलीन को ऐड करेंगे एसिडिक सोल्यूशन में इंडिकेटर के तौर पे। तो जब फिनोप्थलीन को इंडिकेटर के तौर पे एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो फिनोप्थलीन जो होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, पहले ये समझो। और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और पीएच में पढ़ाया जाता है कि एसिडिक मीडियम में फिनोप्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, पिंक होता है। तो पहले तो कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड लोगे, फिर अब अभी तुरंत NaOH नहीं मिलाना है। टाइट्रेशन करने में क्या किया जाता है कि ऑक्जेलिक एसिड ले लिए, ऑक्जेलिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में लेने के बाद तुमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर क्या है, फिनोप्थलीन है। तो जब तुम फिनोप्थलीन ऐड करोगे ऑक्जेलिक एसिड में तो कोई कलर नहीं दिखने वाला है। क्यों नहीं दिखने वाला है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में फिनोप्थलीन का जो कलर होता है कलरलेस होता है, ठीक है। तो इधर तो पिंक, रेड है, येलो है, पिंक है, तीनों ऑप्शन कट गया। अब ये तीसरा वाला सही लग रहा है, क्यों, जैसे ही तुम NaOH ऐड कर दोगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिनोप्थलीन जो होता है HPH एसिडिक मीडियम में कलरलेस, और अगर बेसिक मीडियम में बात करोगे तो पिंक होता है। तो कलरलेस टू पिंक हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखो, अब C2H4 है, जरा स्ट्रक्चर बना लो यहां पे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा होते हैं, 5 सिग्मा 1 पाई इसमें होता है। C2H2 में क्या होता है, 3 बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से बन जाएंगे, 1 2 3 सिग्मा 2 पाई। तो पहले ये देख लो कि A का मैच कहां जा रहा है, 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, तो A का मैच 4 में जा रहा है, और A का मैच 4 में के अलावा ऑप्शन फर्स्ट के अलावा कहीं नहीं है। तुम चाहोगे तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो A का मैच 4 में, B में देखोगे तो B का मैच 3 सिग्मा यहाँ पे 2 पाई में गया, बिल्कुल फर्स्ट में गया। C में देखोगे तीसरा C मीथेन, मीथेन में क्या होता है, केवल 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। डी वाले में देखोगे तो डी वाला NH3 अमोनिया है जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड, इस तरीके से 1 लोन पेयर होता है, तो डी वाला इस तरीके से। तो फर्स्ट यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो बेहद आसान क्वेश्चन आया है, थर्मोडायनेमिक का, फिजिकल केमिस्ट्री का है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेस 500 जूल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा, यहाँ पे पता नहीं किसने ऑप्शन पहले टिक किया है, हमने जहां से पेपर उठाया है ये उसमें पहले से ही टिक था। तो हम अब देखते हैं सॉल्व करके कि कितना आंसर आता है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज है, डेल्टा यू बराबर होता है Q माइनस W, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, सबसे पहले ये समझो 500 जूल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ना। तो जब सिस्टम पे काम होता है, उस पे काम होता है, सिस्टम पे जब काम होता है यानी सिस्टम जब एब्सॉर्ब करता है तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वो भी पॉजिटिव में होता है। तो सीधे सीधे यहां पर क्या रखना है, क्यों यहाँ पे कितना है 500 है, तो डेल्टा यू बराबर 500 जूल माइनस W कितना है 200 जूल, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा 300 जूल। अब पता नहीं किसने इसने 500 किया है, गलत है, यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 300 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम केल्विन इन प्रोसेस निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो देखो जो मीथेन है उसका स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे,
सबसे पहले ये समझो, मीथेन क्या होता है, CH4, ठीक है। स्टीम के साथ रिएक्शन, स्टीम का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं। स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे देखो टेम्परेचर ठीक तरीके से मेंशन नहीं है, लेकिन हम करेक्ट टेम्परेचर यहाँ पे होगा 1273 केल्विन, हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है, सॉरी वाटर गैस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बनता है ये समझो, यहाँ पर CO और H2 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, CO और H2 बनता है। तो ये बनेगा, हाँ ठीक है। तो जब भी मीथेन को स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराओगे, CO और H2 बनेगा। और CO और H2 जो बेसिकली क्या होता है, सीन गैस, इसी को सीन गैस कहते हैं, ये NCERT का है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होता है, सीन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, यानी फाइनल आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो बेटा सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्या है। एक कंपाउंड है P, कार्बन 8, हाइड्रोजन 8, एक ऑक्सीजन, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा DNP के साथ में, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, लेकिन फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये कीटोन होगा। अब देखो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, DNP टेस्ट देता है, लेकिन अगर कीटोन रहेगा तो वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। जब उसका ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्रोमिक एसिड देगा। इसे सीधा सीधा पता चल रहा है कि अब तो कंफर्म हो गया कि कीटोन है, क्योंकि कीटोन ही ड्रेस्टिक कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अगर एल्डिहाइड होता तो वो नॉर्मली ऑक्सीडेशन कर जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, लेकिन कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, जिसको ऑक्सीडाइज करना काफी मुश्किल होता है। तो ये ड्रेस्टिक कंडीशन में काम करता है, ठीक है। तो इससे कंफर्म एकदम 100% हम लोग श्योर हो जाएंगे कि P यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, ऑक्जेलिक कीटोन होगा। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये जो P है, जब इसका ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये एक कंपाउंड Q देगा, लेकिन वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। और कंपाउंड Q को जब रिएक्शन करा देंगे NaHCO3 के साथ में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का इफिशिएंस देगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि NaHCO3 के साथ में रिएक्ट करने वाला कौन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो अब जरा देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 8 कार्बन है, तो 6 कार्बन तो बेंजीनिंग से हो जाएगा, 7वां कार्बन इससे हो जाएगा, 8वां कार्बन इससे हो जाएगा। जब तुम इसका DNP टेस्ट कराओगे तो DNP टेस्ट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O चला जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ जाएगा। यही आता है ना DNP टेस्ट में। का रिएक्शन करके दिखा दूं, चलो दिखा देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन दिया है, वैसे तो सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड नहीं आए हैं, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये सेम क्वेश्चन अपने NCERT में दिया हुआ है, इंटेक्स सोल्यूशन है, 8.4 जाकर देखना, वहां पे तुमको समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। तो एसिटोफिनोन है, चलो लेते हैं, बेंजीन को पीएच बना लेते हैं, ये एसिटोफिनोन हो गया। इसका रिएक्शन करा दो 2,4-DNP, 2,4-DNP का मतलब यहाँ पे H2N NH, फिर यहाँ पे ये बेंजीन ले लो, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दो। जैसे ही वाटर बाहर निकालोगे, यहाँ पर बेंजीन रिंग कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आ गया NH, यहाँ पे आ गया तुम्हारा इस तरीके से एक बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आ गया NO2 और एक NO2 यहाँ पे। 2,4-DNP से 2,4-DNP डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो तुम्हारा एसीटोन था, इसका तुम ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कराओगे क्रोमिक एसिड के साथ में। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला H2CrO4 होता है। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ही तुम NaHCO3 डालोगे तो यहाँ से ये NaHCO3 यहाँ से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे सोडियम बेंजोइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, COONA हो जाएगा, और साथ में H2CO3 बनेगा। H2CO3 वीक एसिड होता है, तो CO2 H2O में टूट जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। तो यानी P यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन देखो कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया। अब B क्या, क्यों क्या है, क्यों है बेंजोइक एसिड, तो यानी 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता कर सकते थे। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यानी कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। 10 मिनट तक
एक 1.5 एम्पियर का करंट पास करते हैं, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे ये बताना है। तो ये तो तुम्हारा फैराडे लॉ से है। तो करंट कितना दिया है, आई दिया है 1.5 एम्पियर का दिया है, कितने मिनट तक पास कर रहे हैं, 10 मिनट तक। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड मतलब यहाँ पे 600 सेकंड आ जाएगा। अब मोलर मास कॉपर का अगर देखेंगे तो 63 होता है। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है, इतना होता है। कभी 96,500 कूलाम होता है, लेकिन हम 96,500 कूलाम रखने नहीं वाले हैं। कॉपर का मोलर मास दिया है, यहाँ पे 1 फैराडे का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब उसके बाद जो क्या होगा, जब कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉपर +2 SO4 - 2 में टूटेगा। इस तरीके से वैलेंसी ऑफ कॉपर अगर हम देखेंगे तो कितना, यानी N का वैल्यू कितना मिलेगा, जो Cu+2 है, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो N बराबर 2 मिल जाएगा। टोटल चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर I × T होता है। I का वैल्यू यानी कितना है, 1.5 एम्पियर है। 600 सेकेंड हम लोगों ने टाइम को कन्वर्ट किया, 900 कूलाम आ जाएगा। अब 900 कूलाम आने का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो, M बराबर कितना हो जाएगा, 63 × 900 डिवाइडेड बाई N का वैल्यू 2 हो जाएगा। 96 1 फैराडे का वैल्यू दिया है 96487। तो तुम्हारा सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद अप्रोक्स जो आएगा तुम्हारा 0.2938 ग्राम के आसपास आएगा, यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फिनाप्थलीन डाई टेस्ट। तो देखो बेसिकली समझाता हूँ क्या यहाँ पे करना है। हमको बताना है कि जो थैलीन डाई टेस्ट होता है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो फिनॉल के लिए तो एक तो न्यूट्रल FeCl3 होता है, दूसरा थैलीन डाई टेस्ट खुद होता है। तीसरा देखो एल्कोहल के लिए ल्यूकास टेस्ट पढ़ते हैं, एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस फेलिक टेस्ट पढ़ते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करके टेस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थैलीन डाई किसके लिए होता है, फिनॉल के लिए होता है, तो फिनॉलिक ग्रुप के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डीएनए के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। देखो डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में कौन सा बेस पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। अब डीएनए पर सिंगल स्टैंडर्ड, पहले ही गलत हो गया। आरएनए पर सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स कंटेन थाइमिन, मतलब 4 बेस में से एक थाइमिन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल गलत। इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए पर डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, बिल्कुल सही है। कंटेन थाइमिन है, मतलब 4 में से एक जो बेस पाया जाता है वो थाइमिन है, बिल्कुल सही है। आरएनए डबल स्टैंडर्ड है, गलत हो गया यार। फाइल तीसरा सही है यार, ये तो एकदम बेसिक है। अब इससे आसान क्या ही होगा जिंदगी में। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 76। देखो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मोलैलिटी 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड का मोलर मास दिया है 75 ग्राम बेंजोइक एसिड में। यहाँ पे ये मोलैलिटी हमको फाइंड आउट, मतलब इतना होगा कि नहीं ये करेक्ट है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपान में मोलर मास। वेट दिया है 2.5, इथेनोइक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, 60 आता है। मोल्स आ जाएगा 0.0417, ठीक है। अब इसके बाद मास ऑफ बेंजीन ग्राम में है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, यानी 75 को 1000 से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारा आ जाएगा 0.0175। अब मोलैलिटी बराबर वैल्यू रखो 0.0417 डिवाइड कर दो 0.075 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 0.556। सही है ए वाला। उसके बाद दूसरा क्या किया गया है, दूसरा फिर वही बोला गया है। यहाँ पर 5 ग्राम NaOH है, डिसॉल्व किया गया 450 ml में, तो 5 ग्राम NaOH है। तो देख लो वेट कितना है NaOH का, 5 है। NaOH का मोलर मास होता है ये, यानी 5 एकम 5, और तुम्हारा हो जाएगा 5 ये हो जाएगा, और 55 40, तो यानी तुम्हारा ये हो जाएगा। तो इसको यानी सॉल्व कर देंगे, तो टोटली सॉल्व करते हैं 0.125 आ जाएगा, ठीक है। अब 450 ml को जब तुम लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 0. कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, यानी 0.125 को 0.45 से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, तो जो डिवाइड कर दोगे 0.278 आ जाएगा आराम से। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी के दिए हुए, ये सब एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, टेक्स्ट सॉल्यूशन यही है, उसी को उठा करके और बना दिया है तुम्हारा क्या, इस तरीके का क्वेश्चन। देखो मैंने क्लास में भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है,
लेकिन अगर हॉट वाटर की बात करते हैं तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो यानी यहाँ पे कोल्ड वाटर है तो कंफर्टेबल होंगे, बिल्कुल सही है, एबीसी सही हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज डिक्रीज विथ प्रेशर, जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, ये बिल्कुल गलत हो गया। बाइनरी मिक्सचर ए बी, नंबर ऑफ मोल्स ए बी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी, यहाँ पे देखो अब बी का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन, ये यार ये मतलब इतना आसान आया है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी हमने बताया था कि अगर कभी काई ए निकालना हो तो ए के मोल होंगे, फिर ए के मोल होंगे, फिर बी के मोल होंगे। अगर ठीक इसी तरीके से काई बी निकालना है तो बी के मोल होंगे और फिर बी के मोल होंगे, फिर उसके बाद ए के मोल होंगे। और यहाँ पर देखो जब हम लोग काई बी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, तो ऊपर सॉल्यूट के मोल होने चाहिए, तो सॉल्वेंट के मोल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गलत है। तो ए बी सी सही है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर ये भी सारा चीज क्लास में पढ़ाया हुआ है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सोल्यूशन बनाएगा नेगेटिव डेविएशन आउट लॉ से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो क्लोरो एसीटोन होता है, अकेले एसीटोन में डाइपोल पाया जाता है, क्लोरोफॉर्म पोलर होता है, लेकिन जब ये सोल्यूशन में आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। और मैंने चिल्ला के अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में बताया था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कई बार मैंने बताया। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन क्लोरोफॉर्म बिल्कुल सही है। स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ईच कंपोनेंट है, स्केपिंग टेंडेंसी कहां से इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डिक्रीज होना चाहिए ना। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल बिटवीन, ये बिल्कुल गलत है यार, सीधे फर्स्ट टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आ गया, बफर सोल्यूशन से रिलेटेड। 298 केल्विन पर सर्टेन बफर सोल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन, बफर सोल्यूशन पीएच बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास क्या है, HX एसिड है, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H+ निकालने के बाद X- कॉन्जुगेट बेस आ गया, क्योंकि एसिड से जब H+ निकालोगे तो उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। X- कॉन्जुगेट बेस का वैल्यू 10⁻⁻10 दिया है। तो KW कितना होता है वो तो सबको पता है कि KW या 10⁻14 होता है, इतना सोचने वाली क्या बात है, नहीं दिया रहेगा तब भी यही रखेंगे। 298 केल्विन पे ये वैल्यू होता ही है गिवन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, Ka निकाल लो, 10⁻14 को 10⁻10 से डिवाइड कर दो तो 10⁻4 आ जाएगा। जैसे ही 10⁻4 आ जाएगा, pKa बराबर -log Ka होता है, तो वैल्यू रख लो -log 10⁻4। Ka का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा pKa। तो pH बराबर क्या होता है, pKa प्लस log, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाई एसिड। तो जो कॉन्जुगेट बेस है और एसिड इनका रेशियो तो 1 ही होगा, तो pH बराबर 4 प्लस लॉग कितना रखो, यहाँ पे 1 रख दो। और वैसे भी log 1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 ही रखना है यार, और क्या, pH 4 आ जाएगा यार, ठीक है। तो ऑप्शन 3। अब देखो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कैसे बताएंगे समझो। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम 107 का देखो, अन नील, फिर क्या हो जाएगा, सेप्ट, IUM जोड़ा जाता है, अनिल सेप्टियम, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज, देखो जितना ज्यादा कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज स्मॉल होगा, तो Mg लार्जर होगा Mg+2 से। Al क्या होगा, लार्जर होगा Al+3 से, ठीक है। लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट बताना है, तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बताना है ना, तो Mg लार्जर होगा Mg+2 से, सही है। Al लार्जर होगा Al+3 से, ये भी सही है। फिर Al है और Mg है, तो अब यहाँ पे क्या है, Al को लार्जर बता दिया, Mg+2 को स्मॉलर बता दिया, बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा भी है, गलत है यार। द सिमिलर इन बिहेवियर लिथियम मैग्नीशियम इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3,6, देखो समझो, कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है। तो अगर एल्यूमिनियम की बात करोगे तो एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे है
पहले तो वाटर 5 है तो 5 वाटर बॉन्ड बनाएगा और एक Cl बनाएगा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, 6 बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंसी 6 होगा। अब बाहर देखो स्फीयर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, वाटर न्यूट्रल होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अंदर Cl माइनस है तो बाहर +2 है, अंदर -1 है तो क्या होगा, +3 तो आएगा, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा और कोवैलेंसी +6 हो जाएगा, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 2 है। यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं जब भी, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब देखो सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हैं, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर का एस ब्लॉक का होगा, यानी सोडियम होगा। सोडियम के बाद आता है, मतलब एस ब्लॉक के में एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसके बाद देखो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ये आता है ना, सोडियम मैग्नीशियम इस तरीके से, फिर एल्यूमिनियम इस तरीके से आता है। तो अब यहां पर अगर देखोगे तो लिथियम से नीचे ये सोडियम आता है, सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, क्लियर है। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, देखो ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इधर चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, सोडियम होगा। सोडियम के पहले ये देखो, फिर मैग्नीशियम नॉन मेटेलिक, ये पीछे आ जाएगा, फिर उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम तो इधर है, ये तो और नीचे आ गए ना, तो बेरिलियम कम हो जाएगा, ये इस तरीके से बेरिलियम हो जाएगा। अब देखो सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस में सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, सिलिकॉन होगा, तो सिलिकॉन आ जाएगा, फास्फोरस सबसे पीछे चला जाएगा, ये ऑर्डर बन के निकलेगा। इस तरीके का ऑर्डर तो हमको फर्स्ट ही में दिख रहा है, और कहीं तो नहीं दिख रहा है, तो और सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएससी नाम के बारे में जहाँ पे चर्चा हो रही है, और यहाँ पे सही आईपीएससी नाम क्या है ये बताना है, और उम्मीद है कि इसका सही आईपीएससी नाम आप लोग लिखे होंगे। अब क्या लिखे ये तो नहीं पता, ये तो मैच कराने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम आईपीएससी नाम लिख करके आपको दिखाते हैं और मैच कराते हैं कि आपने क्या लिखा होगा, ठीक है। चलो देखो जरा, अब इधर से चलते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करना होता है बस। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 अगर ऐसे भी चल लेते तब भी तुमको, इधर से भी चलते तब भी तुमको 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी मिल जाता कि नहीं मिलता, तब भी यहाँ पे इथाइल ही मिलता, ठीक है ना। तो अब देखो इधर से चलेंगे तो तीसरे कार्बन पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है, इधर से भी तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो अब सवाल है कि नंबरिंग करें कहां से, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। अल्फाबेटिकल में चलेंगे तो इसको मिथाइल कहते हैं, इसको इथाइल बोल देंगे। तो मिथाइल का एम, इथाइल का ई, सबसे पहले कौन आएगा एबीसीडी में, इथाइल आएगा। तो अब नंबरिंग ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे 2 पे इथाइल, सॉरी तीसरे पे इथाइल होगा और 5वें पे मिथाइल होगा, फिर हेप्टेन हो जाएगा। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलना है। अब अगर तुम मिथाइल को पहले ले लेते, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अगर तुमको नहीं पता है तो तुम बिल्कुल कंफर्म है कि गलत कर देते। चलो ये देखो, इसको मैच कराया जाए, चलो जरा देखा जाए ये क्या है। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4 होता है तो टेट्राहेड्रल भी होता है, स्क्वायर प्लेनर भी होता है। तो टेट्राहेड्रल में sp3 या sd3 होता है, स्क्वायर प्लेनर में dsp2 होता है, यही होता है ना। अब अगर FeCO5 है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो 5 में तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, TBP पढ़ते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही पढ़ते हैं। बस अगर इतना अगर तुमको बेसिक नॉलेज पता है तो तुम मैच करा लोगे यार, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और मैंने कई बार चिल्ला के क्लास में भी बताया कि अगर प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस तरीके का PtCl2NH3 स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ए का मैच हमेशा 3 में ही जाएगा, कुछ भी कर लो तुम, तो ए का मैच 3 में 2 जगह है। दूसरा देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, बी का ऑक्टाहेड्रल यानी 1 जाएगा, बी का 1 जाएगा। देखो यहाँ पे सही है, लो ये भी कट गया, बी का 1 गया। सी का क्या जाएगा, 4 जाएगा, सी का कहाँ गया, टेट्राहेड्रल NiCl4, ये टेट्राहेड्रल में जाएगा।
फिर डी का कहाँ जाएगा, डी का जाएगा सेकंड में ट्राइगोनल बाइप्लेट। अरे यार देखो, बिना कुछ सॉल्व किए हम लोग इस क्वेश्चन को कर दिया। तो इस तरीके से ये होता है प्रैक्टिस अगर पढ़े रहोगे तब। नेक्स्ट, अब ये एनसीईआरटी का गिवन क्वेश्चन है, जाके देखना है। एनसीईआरटी में एकदम एज इट इज फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें ये स्लोप इस तरीके से मिलता है, उसका जीरो ऑर्डर होता है। और जाके देखना है, ये जीरो ऑर्डर टिक करना था। यानी इसमें पहला आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, जीरो ऑर्डर। बिना कुछ किए 4 नंबर मिल जाता तुमको। एम्बिडेंट लिगेंड यहाँ पे कौन है ये बताना। ऑक्सिलेट आयन जो होता है ये एम्बिडेंट नहीं होता है। इथेन 1,2-डाइएमीन एम्बिडेंट नहीं होता है। थायोसाइनेट और इथेलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, तो इथेलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट भी नहीं होता। वैसे तुम कहोगे तो मैं तुमको बना के स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो दिखा देता हूं। इथेलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट CH2, यहाँ पे इस तरीके से 4 एसीटेट आयन। ये थोड़ी होता है, तुमको क्या लगता है कि ये एम्बिडेंट थोड़ी होता है। एम्बिडेंट का मतलब होता है जिनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा डोनर एटम होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम क्या करता है, मेटल के साथ में बाइंड करता है। ऑक्सिलेट ये सब बाइडेंटेड है, ये हेक्साडेंटेड था तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इथेन 1,2 डाइएमीन ये सब चिलेटिंग लिगेंड है भाई, ये सब नहीं होंगे। थायोसाइनेट SCN-, ये एम्बिडेंट होता है, ये सही है फोर्थ वाला। नेक्स्ट, ये भी देखो थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे आया है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन है, वैल्यू सब गिवन है, क्या करना है बस तुमको कुछ करना है। यहाँ पे देखो डेल्टा H नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो जो रिलेशनशिप हमारा होता है चेंज इन एंथैल्पी बराबर डेल्टा U यहाँ पे होता है प्लस डेल्टा NGRT होता है। इस पे वैल्यू वगैरह पुट करो। वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद डेल्टा NG कैसे निकालते हैं ये हिंट मैं दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट जितने हैं उसमें से गैसियस रिएक्टेंट माइनस कर दो। गैसियस प्रोडक्ट 2 हैं तो 2 में से गैसियस रिएक्टेंट को माइनस कर दो। कितने यहाँ से 2 1 है 3 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर दो, -1 डेल्टा NG निकल के आ जाएगा। वैल्यू वगैरह सारा चीज गिवन है, इस पे फॉर्मूले में पुट करो। पुट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस 0.6358 आ जाएगा। और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में पॉजिटिव में है। अगर यही वैल्यू नेगेटिव में होता तो स्पॉन्टेनियस होता, तो नॉन स्पॉन्टेनियस ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे ये है अपना फॉर्मल चार्ज वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, अरे यार ये तो देखते ही बता लोगे। देखो कई बार मैंने क्लास में बताया है कि तुम बस ऐसे कर दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मॉडर्न केमिस्ट्री में इस तरीके से रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो जब कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो जिधर एरो का हेड होता है उस पे जो एटम रहेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिधर टेल होता है एरो का उस पे जो एटम रहेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बिना फॉर्मूला लगाए तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ये वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। दूसरे एटम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो +1। तीसरे पे कौन सा चार्ज है, -1 लो। बिना फॉर्मूला लगाए तुम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। और ये मैंने बहुत बच्चों को ट्रिक सिखाया है कि बिना फॉर्मूला का फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या, 0 +1 -1। अब 0 +1 -1 कहां पे है, ऑप्शन 2 में। हो गया काम। नेक्स्ट, गिवन बिलो रिएक्शन आइडेंटिफाई। यहां पे क्या करना है, Kp नॉट इक्वल टू Kc किसके लिए होगा ये हमको दिखना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में किसके लिए जो Kp है वो नॉट इज इक्वल टू Kc होगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है ये समझो। बस एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना भाई मेरे, Kp बराबर Kc RT पावर में डेल्टा NG होता है। डेल्टा NG अभी मैंने सिखाया कि नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट को माइनस कर दो, हो जाएगा काम इसके बेसिस पे। अब आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हो। चलो पहले के लिए चेक करते हैं। मान लो तो जो पहले के लिए डेल्टा NG निकालेंगे तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 1 और 1 2 है। इसके लिए कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि Kp किसके बराबर हो जाएगा, Kc के। होगा कि नहीं होगा, सोच लो। ठीक है, होगा। चलो इसके लिए गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है। गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं। फिर से 0 आ गया, Kp Kc के बराबर आ गया। इसमें अमोनिया वाले में देखते हैं, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं।
गैसीय एक्सिस्टेंट 3 1 4 है, तो 4 यानी -2 आएगा क्या? बिल्कुल सही। -2 आने का मतलब है कि केपी केसी के बराबर नहीं है। बहुत सही। इधर देखो 1 1 2 2 माइनस, यहाँ पे भी 2 2 0 0 मतलब केपी बराबर केसी है। तो केपी बराबर केसी कहाँ पे नहीं है? अमोनिया वाले में है, N2 3H2 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं जरा। एक्सप्रेशन यहाँ पे रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है ln k बराबर ln a। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है, माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई RT। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। k का वैल्यू यहाँ पे ln k का वैल्यू यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। और ये टेम्परेचर वगैरह ये जो वैल्यू है देखो, ये भी दिया है यहाँ पे टेम्परेचर। तो जरा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? E R बराबर 1.25 इंटू 10⁴ आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद एक्टिवेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्टिवेशन हमको चाहिए किलो कैलोरी पर मोल में ना, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे आर का वैल्यू। आर का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं जरा। आर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 1.987। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे 24,8375 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे किलो कैलोरी को कैलोरी में, तो यानी 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 होता है। तो एक्टिवेशन में एनर्जी कितना हो जाएगा? 24.84 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आ जाएगा 4 वाला। ये देखो जरा यहाँ पे क्या है, फाउल स्मेलिंग, यानी द फॉलोइंग टू रिएक्शन गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट जेट। ठीक है, यानी फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट बनेगा जेट। 2 रिएक्शन है, चलो देखते हैं जरा। पहले में क्या बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा, ये सारा चीज हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे C2H5Cl है। तो फाउल स्मेलिंग पहले किसका होता है ये समझो। NC समझते होगे, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। जहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा उसका स्मेलिंग कहता होता है फाउल स्मेलिंग होता है। क्या होता है? फाउल स्मेलिंग होता है। तो कई बार मैंने क्लास में बता रखा है कि अगर हमारे पास KCN आता है, पोटेशियम साइनाइड एक्वस, तो ये CN जुड़ता है हेलो एल्केन के साथ में, साइनाइड बनाता है। अगर कहीं पे AgCN आता है तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होने के कारण नाइट्रोजन से अटैक होता है। जबकि ये आयनिक होता है तो आयनिक होने के कारण इसमें कार्बन से अटैक होता है। तो यहां पे जब तुम अगर AgCN लेके आओगे तो AgCN लेके आओगे तो यहाँ पे C2H5NC बन जाएगा और इसका फाउल स्मेलिंग होगा। अब यहाँ पे देखो अमाइड है, Br2NaOH NCRT का रिएक्शन है, हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें CO को डायरेक्ट गायब करते हैं। जैसे CO को गायब करोगे C2H5 यहाँ पे NH2 बन जाएगा। अब C2H5NH2 लेके आओगे, क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक KOH यानी बेस है, तो कार्बिलेमिन रिएक्शन होगा। कार्बिलेमिन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड यानी C2H5NC का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो X क्या होगा? AgCN। जेड यहाँ पे मतलब X क्या होगा? AgCN और Z क्या होगा? C2H5NC। तो X AgCN, Z C2H5NC। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन क्लास में बताया हुआ है। PTNH3 का ट्वाइस Cl2। ये जो क्वेश्चन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, सिस ट्रांस इसके बनेंगे। तो A का मैच कहां पे जाएगा? 3 में जाएगा। B में देखो CO है, EN का थ्राइस है, ऑक्टाहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। B का मैच कहां पे जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। ये देखो यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे ये देखो NO2 लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। एम्बिडेंट लिगेंड अगर कभी भी प्रेजेंट होता है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, C का 4 में जाएगा। D देखो वाटर है, वाटर जब भी आता है ये सॉल्वेट यानी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाता है, तो D का कहां पे मैच जाएगा? 2 में। तो A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। अब ये जिसने भी मैच किया होगा यहाँ पे ठीक पहले से किया हुआ है, उस बच्चे का ये क्वेश्चन सही होगा। लेकिन अगर जिसने ये वाला मैच कर दिया कि A का 3, B का 1, C का 2, उसका गलत हो जाएगा। C का 2 नहीं होगा बेटा, C का 4 होगा। C का 2 कब होता? जब वाटर आता तब होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है।
लेकिन फिर भी अभी हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं जो नहीं दिए गए हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था जो कि हमको ये पेपर में मिल नहीं पाया था। इस क्वेश्चन को मैं लिख करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैच द कॉलम टाइप में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया था इस तरीके से, आइसोप्रोपाइल था, इससे फिनॉल बनाना था और यहाँ पे था CH3। मैच द कॉलम में आया था। जितना क्वेश्चन मेरे को मिला हमने खोज खोज के एक एक क्वेश्चन लाया और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये मैच द कॉलम में आया था। CH3 CH2 CH2 OH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है CH3, और ये बेंजीन से फिनॉल बनाना था। मैच द कॉलम में आया था। इसमें जो रिएजेंट यूज किया था ओलियम, NaOH, हीट, H+। ठीक है, तो ये रिएजेंट सबको पता है कहाँ पे यूज होता है, बेंजीन से फिनॉल बनाने में यूज होता है। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया। दूसरा में लिया था O2, H2O, H+। तीसरा में था CH3, OH, H+, H2 कैटेलिस्ट। चौथा में था ये दूसरा, ये तीसरा। चौथा में था कंसंट्रेट H2SO4, हीट था, H+ H2O था। ठीक है, तो देखो डी का मैच फर्स्ट में लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से जब भी फिनॉल बनाया जाता है, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन का मतलब होता है क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल बनाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन जाएगा। वाटर डाल दोगे एसिडिक मीडियम में तो फिनॉल बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट में एसीटोन बनता है। एनसीईआरटी का है, क्लास में पढ़ाया गया है। तो ए का मैच कहां पे जाने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया कि ए का मैच कहां पे जाने वाला है। तो ए का मैच कहां पे जाने वाला है, ए का मैच जाने वाला है आपका 2 के साथ में। ठीक है, बी है एसिटिक एसिड है, एल्कोहल है। एसिटिक एसिड एल्कोहल एसिडिक मीडियम में एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेट H2SO4 है, एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। बी का मैच जाएगा 4 में, मतलब ये बी का मैच चला गया 4 में। अब सी का मैच देखना है। तो देखो यहाँ पर एल्कोहल है, ये दोनों एल्कोहल हैं यहाँ पे। तो इस तरीके के जब भी एल्कोहल आते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये समझो, ये CH3OH है, फिर H+ यूज करेंगे H2 कैटलिस्ट के साथ में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोपेन 1 ऑल कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल में। ठीक है, तो यानी सी का मैच कहां पे चला जाएगा, 3 में चला जाएगा। अब बचा डी। डी का मैच हम लोग देखो फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो पहले ओलियम डालो, तो यहाँ पे SO3H जुड़ेगा, फिर NaOH डालोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आ जाएगा, एसिडिक मीडियम में फिनॉल बनाया जाएगा। तो डी का मैच फर्स्ट में जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन ये छूटा हुआ था, तो ये भी मैंने करा दिया। अब उम्मीद है सारा क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी बता देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले ही डाला था, मतलब ये सबसे पहले क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। ये एक क्वेश्चन उस टाइम पे मिला था, इसको डाल दिया था। फिर भी एक बार लिख देता हूँ। C2H6 था, Cl2 के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना था। X मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा था। NH3 ले रहे थे यहाँ पे, तो Y बन रहा था। यहाँ पे NaNO2 HCl और साथ में यहाँ पे वाटर डाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा था, Z बन जा रहा था। 4 ऑप्शन था। पहला था C2H5 एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा केवल, NOH। दूसरा था C2H5OH। तीसरा यहाँ पे था C2H5 NO2। चौथा यहाँ पे था C2H5 NH2। अब इनमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्लास में मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जब भी बेटा C2H6 है, अगर Cl2 लाइट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 Cl लग जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl लगेगा, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। अब तुम NH3 डालोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे अमोनोलिसिस वाला प्रोसेस होगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2 लग जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या था, X था, ये तुम्हारा क्या है, Y है। जब भी तुम एमीन पे, प्राइमरी एमीन है, यहाँ पे NaNO2 HCl लेके आओगे एसिडिक मीडियम में, तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे N2+ Cl- बन जाएगा। एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट वैसे भी अनस्टेबल होता है, इस पे जैसे ही पानी डालोगे तुम्हारा C2H5OH इथेनॉल बन जाएगा। तो इथेनॉल कहाँ पे है, ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन 2 था।
तो मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद है 45 क्वेश्चन आता है, साथ ही 50 आता है, जितना भी आता है हमने करा दिया। तो ये टोटल आपका क्या था, सोल्यूशन था। ये पेपर एनालिसिस है, नीट का पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया टोटली एकदम A to Z, एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। तो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो अब जो भी आएगा, नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, उसका जो भी होगा शेड्यूल वगैरह जो भी धीरे धीरे अपना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर सोल्यूशन से स्टार्ट किया जाएगा, फिर से पढ़ा जाएगा। अब तो 2027 में नीट का पेपर होने वाला है, तो आप लोग ये केमिस्ट्री में जितने भी टोटल क्वेश्चन थे उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया। अब इसको आप लोग मैच कराइए कि आप लोगों का कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।